हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हर एक बोन का डमी के माध्यम से मैं आपको उस बोन का एनाटॉमी, उस बोन का फ्रैक्चर और उसमें किन किन इम्प्लांट्स का यूज होता है वो मैं आपके बीच शेयर करूँगा। तो आज है फीमर का बारी। तो आज हम फीमर के बारे में पढ़ेंगे कि फीमर क्या होता है। मैंने इसका एनाटॉमी आपको बताया है और इसमें कौन सा इम्प्लांट लगता है, कैसे कैसे इसमें फ्रैक्चर होते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। फीमर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन होता है और इस पे हमारा पूरा शरीर का बॉडी वेट इस पे डिपेंड करता है। देखते हैं कि फीमर का एनाटॉमी जो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फीमर के हेड और फीमर के शाफ्ट पे 125 डिग्री का कोण बनता है, जो कि हमारा बॉडी का वेट ट्रांसफर करने में ये बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं फीमर के ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ये फीमर का हेड है, ये नेक है। यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा कि मेडुलरी कैविटी होता है। मेडुलरी कैविटी से जो ब्लड फीमर के नेक और हेड में आता है वो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि दो आर्टरी के थ्रू आता है, मीडियल या लेटरल सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरी। इसके लेटरल साइड से भी एक ब्लड वेसल्स पास करता है जिसे रेटिनाकुलर वेसल्स कहते हैं। इसके हेड के बाहर कैसे ब्लड सप्लाई होता है, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे एक लिगामेंटम टेरिस होता है जो कि एसिटाबुलम से अटैच्ड होता है और फोवियल वेसल नाम का एक नर्व यहाँ से पास होता है जो कि एसिटाबुलम से लेके फीमर के हेड में ब्लड सप्लाई करता है। इसमें लिगामेंटम टेरिस में भी ब्लड सप्लाई करता है। अब बात करते हैं इसके फ्रैक्चर्स के बारे में। तो फीमर एक बहुत टफ एंड लॉन्ग बोन है, तो इसको हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग हेड एंड नेक पढ़ लेंगे, फिर दूसरा भाग जो मैंने आपको बोला था, ये ग्रेटर टोकेंटर, ये लेसर टोकेंटर, तो इंटरटोकेंट्रिक फ्रैक्चर और शाफ्ट फ्रैक्चर एक वीडियो में पढ़ लेंगे, और नीचे का जो कॉन्डाइलर सरफेस होता है, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल, उसका फ्रैक्चर एक वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हेड और नेक के बारे में। हेड एंड नेक का जो फ्रैक्चर होता है वो 2 तरह का फ्रैक्चर मेनली होता है, एक इंट्रा कैप्सुलर, एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो देखते हैं इंट्रा कैप्सुलर किसको कहते हैं। इंट्रा कैप्सुलर उसको बोलेंगे जो कि आपको पता है कि हमारा फीमर का हेड एसिटाबुलम में अटैच रखता है और जॉइंट को हर हमेशा एक कैप्सूल एक अटैच करके रखता है 2 बोन को। तो यहाँ से लेके एक कैप्सूल निकलता है जो कि एसिटाबुलम तक अटैच्ड होता है। तो उसके अंदर का जो भी फ्रैक्चर है उसको इंट्रा कैप्सुलर बोलेंगे, और कैप्सूल के बाहर का जो फ्रैक्चर है उसको एक्स्ट्रा कैप्सुलर बोलेंगे। नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन जानने से पहले आप लोग को कुछ बातें जानना चाहिए कि नेक ऑफ फीमर का ही एक ऐसा फ्रैक्चर होता है लोअर लिम्ब का जिसमें कि आदमी का फ्रैक्चर कर गया, किसी का नेक ऑफ फीमर मानिए फ्रैक्चर कर गया, और वो आदमी भी आपको कोई ऐसा आदमी दिखेगा जो चल रहा है, अपने पाँव से चल रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा है उसको डायग्नोस करना और किस तरीके का फ्रैक्चर होगा जिसके कारण से वो चलता होगा और उसके कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जाननी चाहिए आप लोगों को कि नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसको ऑर्थोपेडिक में मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो रिसेंट का टाइमिंग लेके आता है कि अभी गिरे और अभी टूट गया है मेरा, तो उसको 24 to 48 आवर में उसका सर्जरी करके उसके फीमर को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के चांस और अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। हेड से सट के फ्रैक्चर होता है, जो हेड से सटा हुआ पार्ट होता है, ये लकीर आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं सब कैपिटल। जस्ट बीच में जो हल्का सा नीचे आके जो पार्ट फ्रैक्चर करेगा इसको कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर। नेक ऑफ फीमर का ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर, ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। और ग्रेटर और लेसर टोकेंटर के जस्ट ऊपर का जो नेक का जो पार्ट फ्रैक्चर करता है, नेक ऑफ फीमर का ये बेसल पार्ट होता है जो कि फ्रैक्चर होता है। ये लास्ट लाइन आपको दिख रहा होगा इसमें। और एक खास बात कि आप लोगों ने एवास्कुलर नेक्रोसिस पढ़ा होगा जिसमें ब्लड सप्लाई टूट जाता है और फीमर के हेड में ब्लड सप्लाई उसका बंद हो जाता है, तो उसके वजह से हेड सड़ना शुरू हो जाता है या सूखना शुरू हो जाता है। तो ये हर हमेशा ज़्यादातर केसों में
जो ये सब कैपिटल फ्रैक्चर होता है ना, यहाँ हेड के जस्ट बगल का, उसमें सबसे ज़्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का चांस होता है। तीसरे में एक दूसरा क्लासिफिकेशन है पॉवेल्स क्लासिफिकेशन। पॉवेल्स क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया होगा कि कुछ फ्रैक्चर ऐसे लेके आते हैं पेशेंट जो कि अपने पाँव पे चल के वो आपके पास आएंगे, बट आप उसका नेक और फीमर फ्रैक्चर है। पॉवेल्स क्लासिफिकेशन में फीमर के नेक को 3 भाग में डिवाइड किया है, एक 30 डिग्री, एक 50 डिग्री, एक 70 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें पेशेंट अपने पाँव पे खड़ा रहता है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ इस तरीके का रहता है और पेशेंट जो अपना वेट वियर करता है इस पे, तो ऑब्लिक ऐसे फ्रैक्चर रहता है तो इस पे थोड़ा सा पेशेंट अपना वेट रख सकता है। और आगे का जो दूसरा रहता है 50 डिग्री, 50 डिग्री में कुछ इस तरीके का दिखता है कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत वेट वियर कर लेता है। अगर 70 डिग्री का फ्रैक्चर, 70 डिग्री के फ्रैक्चर में अब अगर यहाँ पे कोई वेट लगेगा इसको, तो ये हर हमेशा नीचे खसक के आ जाएगा। जैसे ही वेट इस पे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, तो पेशेंट को चलने नहीं देगा। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं गाइडेंस क्लासिफिकेशन। गाइडेंस क्लासिफिकेशन में 4 स्टेज बांटे गए हैं। पहला स्टेज कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर पूरा कम्प्लीटली नहीं है तो सारा चीज़ सही है, थोड़ा बहुत उसको स्टेबल रखने का ज़रूरत है। दूसरा स्टेज है कि फ्रैक्चर तो है बट नॉन डिस्प्लेस्ड है, जैसा का तैसा है लेकिन टूटा हुआ है यहाँ से। तीसरा स्टेज होता है उसका कि कंप्लीट फ्रैक्चर भी है और पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, हल्का सा ऊपर आ गया है या हल्का सा नीचे चला गया है। और चौथा क्या होता है, चौथा ये होता है कि फ्रैक्चर भी कंप्लीट है और हेड का रोटेशन हो गया, हेड घूम गया है। वो कि इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका कुछ होता है, जिससे कुछ पेशेंट के सिम्टम्स से आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों हुआ क्या है। पेशेंट जब आएगा तो थोड़ा सा लिम्पिंग करते आएगा, या फिर पेशेंट जब आएगा तो वो अपने ग्रोइन एरिया के पास हाथ रख के बताएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो अपना पाँव ऐसे पूरा खड़ा नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ा ये एक साइन होता है पकड़ने का। और उसके बाद तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे, CT स्कैन, MRI जो भी है सारा करवाते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत होता है कि MRI एक बार करवा के देखना चाहिए। बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसको फीमर का नेक फ्रैक्चर है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तो उसका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसको आप लोग स्किन ट्रैक्शन का नाम सुने होंगे, उसको स्किन ट्रैक्शन एट ए टाइम जल्द से जल्द उसको लगा के रेस्ट करें पेशेंट को। अगला उपाय क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि हाँ मेडिकल इमरजेंसी है, अगर पुराना फ्रैक्चर नहीं है, तुरंत रिसेंट का है, तो उसको 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में सर्जरी करना होता है। तो उसके सर्जरी के 2-3 प्रोसीड्योर होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोसीड्योर होते हैं। मेनली जो ये फ्रैक्चर होता है वो 50 साल के एबव के प्लस आदमियों में ही होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी उसका डिटेल है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। ऑपरेटिव प्रोसीड्योर की तरफ बढ़े तो उसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि, और मैं आपको इम्प्लांट्स दिखाऊंगा कैसे कैसे इम्प्लांट्स लगते हैं उसमें। तो पहला है मेयर्स प्रोसीड्योर। मेयर्स प्रोसीड्योर क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल कैल्केनियस स्क्रू लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है फीमर का डमी, मानिए इसका नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, तो यहाँ से एक स्क्रू इंसर्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे करके एक स्क्रू लगाते हैं, ऐसे करके 3 स्क्रू यहाँ पे लगाते हैं, जो क्या करता है हमारे जो नेक का मूवमेंट है, नेक के मूवमेंट को रोक देता है। और इसका दूसरा प्रोसीड्योर क्या होता है, दूसरा प्रोसीड्योर इसका होता है डायनामिक हिप स्क्रू। इसमें क्या करते हैं कि एक स्क्रू रहता है, डायनामिक स्क्रू इसको बोला जाता है, डायनामिक हिप स्क्रू। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से फीमर में इंसर्ट करते हैं ऐसे। जैसे ही ये फीमर में चला जाता है तो इसको क्या करते हैं, फीमर के शाफ्ट में सटा के इसको ऐसे अंदर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। और एक स्क्रू होता है, स्क्रू को नीचे से इसमें लॉक कर देते हैं, और स्क्रू को लॉक करके फिर से देखिए इधर। और यहाँ शाफ्ट में क्या करते हैं, यहाँ शाफ्ट में प्लेटिंग कर देते हैं ऊपर में,
इस तरफ से। तो अगला प्रोसीड्योर होता है इसका हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। अब बात क्या हुआ कि फीमर का नेक फ्रैक्चर हो गया, ज़्यादा दिन पुराना हो गया, तो अब क्या है कि आपको मैंने बताया था कि फीमर में मात्र 2 आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करता है। मैंने इसको आपको वीडियो में भी दिखाया था कि 2 आर्टरी यहाँ अंदर से जाता है जो ब्लड सप्लाई करता है। अब क्या हुआ, ये टूटने के वजह से आर्टरी ब्रेक हो गया और ब्लड सप्लाई नेक में नहीं, हेड में नहीं पहुँच पाया। तो क्या हुआ, हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया या कुछ अदर रीजन हो गया, जिसके कारण से हमको हेड को चेंज ही करना पड़ेगा। तो इसका रिप्लेसमेंट होता है और इसको रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, पहला तो ये है कि हिप से डिसलोकेट करते हैं फीमर को, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके नेक को यहाँ से कट कर दिया जाता है, नेक को यहाँ से कट कर दिया जाता है। और एक प्रोस्थेसिस होता है, बाइपोलर प्रोस्थेसिस, ये देखिए बाइपोलर प्रोस्थेसिस। इसको क्या किया जाता है, यहाँ से इसको हेड में इंसर्ट कर दिया जाता है और ऐसे करके एक प्रोस्थेसिस लगा दिया जाता है, जिसको कहते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या बाइपोलर प्रोस्थेसिस। लास्टली अब बात करते हैं सबसे अंतिम प्रोसीड्योर का, THR जिसको बोला जाता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे, वो देखिएगा आप लोग। इसको क्या करते हैं कि जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है, 2 बोन अटैच्ड होता है एक दूसरे में, और जो जॉइंट होता है हिप जॉइंट का, उसको पता ही होगा आप लोग का, एसिटाबुलम और फीमर का हेड, दोनों एक दूसरे से ऐसे आर्टिकुलेट करके रहते हैं। तो ये टोटल जॉइंट का रिप्लेसमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, फीमर के हेड को तो चेंज करते हैं और एसिटाबुलम का जो ढांसा हुआ रहता है उसको भी रिम करके उसमें एक दूसरा सा कप लगाते हैं। तो ऐसे करके दोनों को फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा ही रहता है, बाइपोलर के जैसा रहता है, लेकिन एसिटाबुलम में भी एक कप लगाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। मैं उसका भी एक्सरे एक लगा दूंगा, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा उसकी मदद से। तो आज हम लोग पढ़ लिए फीमर का नेक का फ्रैक्चर। अब आगे के दिन में हम पढ़ेंगे इसका एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच जो फ्रैक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नोट्स के साथ पढ़ना हो या नोट्स के साथ जानना हो इन चीज़ों को, तो वो भी हमें कमेंट्स करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।